नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। विमर्श में आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का भविष्य और उसकी दशा और दिशा क्या होगी, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है नमस्कार कार्यक्रम में। ये त्रिपाठी जी का बहुत लंबा पत्रकारिता का अनुभव है और विभिन्न विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, अर्थ पर, सभी पर आपका चिंतन लेखन अनवरत रूप से जारी रहा है। त्रिपाठी जी ने कई प्रमुख समाचार पत्रों में, अमर उजाला, हिंदुस्तान आदि में कार्य किया है। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं और हमारी चर्चा को सार्थक करेंगे। सबसे पहले किसान आंदोलन पर एक नज़र हम लोग डालते हैं। किसान आंदोलन 3 कृषि बिल जो कि भारत सरकार ने पारित किए हैं, उनके विरोध में है। भारत सरकार ने 3 जून को अध्यादेश के माध्यम से 2 कृषि अध्यादेश, बिल नहीं अध्यादेश, 2 अध्यादेश 3 जून को पारित किए थे कैबिनेट की बैठक में। इनको 5 जून को राष्ट्रपति महोदय से स्वीकृति मिल गई थी। इसके बाद एक जो अध्यादेश है वो बाद में आया था। इधर अध्यादेश के बाद सितंबर में 20 सितंबर को ये संसद में आए और 22 सितंबर को ये बिल संसद में विधेयक के रूप में पारित हुए। बिलों का जो सार है उसमें तीनों बिल में कुछ सरकार ने प्रावधान किए हैं। प्रावधान यह है कि किसानों को बिलों में एक तो खरीदने और बेचने की छूट दी गई है कि वो अपना जो उपज है उसको कहीं भी बेच सकते हैं, मंडी में बेचें या मंडी के बाहर बेचें। इसके अलावा व्यापारियों को भी छूट दी गई है कि वे मंडी के बाहर भी जाकर खरीद कर सकते हैं। जो दूसरा बिल है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है, अनुबंध खेती को लेकर है। एक बिल एपीएमसी एक्ट में संशोधन से संबंधित है, नया बिल नहीं है, बिल 2 ही हैं। तीसरा जो एपीएमसी है वो पहले से मौजूद था। एपीएमसी एक्ट में संशोधन हुआ है और संशोधन ये हुआ है कि किसानों की जो उपज है, गेहूं, धान विशेष रूप से, और जो आलू, प्याज, इन पर जो भंडारण की सीमा थी वो सीमा हटा दी गई है। केवल इतना संशोधन हुआ है। इन 3 बिलों से किसानों को कितना लाभ होगा, कितने उससे क्या कोई नुकसान होगा, ये भी हम चर्चा में जानेंगे त्रिपाठी जी से। लेकिन किसानों में एक इसके प्रति एक आक्रोश उपजा। जैसे ही ये बिल पारित हुए तो कुछ राजनीतिक दलों ने इसकी शुरुआत की और उन्होंने कहा कि ये जो बिल हैं ये किसान विरोधी हैं और ये कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं। सरकार का अपना पक्ष है। सरकार का कहना है कि हमने किसान को आज़ादी दी है। जो किसान मंडियों के बंधक थे, और ये मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी कि मंडियों के बंधन से किसानों को मुक्त किया जाए, किसान को आवाजाही की, अपनी फसल लाने की, ले जाने की, बेचने की सुविधा मिले। लेकिन इसका व्यापक विरोध हुआ है और विरोध की शुरुआत पंजाब से हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसकी चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन पंजाब में जैसे ही बिल पास हुए सितंबर में ही शुरुआत हो गई थी। सितंबर में पंजाब में आंदोलन हुए, रैलियाँ निकली, ट्रैक्टर रैली निकली। उसके बाद विधिवत रूप से एक सभी जो लगभग 30-32 किसान संगठन थे, उन्होंने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। किसान संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया कि हम 26 नवंबर से दिल्ली में धरना देंगे, और वो लोग दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में धरना देना चाहते थे, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी। तो 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डर पर 3 स्थानों पर धरना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर धरना देना शुरू किया और पंजाब हरियाणा के किसानों ने टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर धरने शुरू किए। ये धरने अनवरत जारी रहे और 2 महीना तक
ये धरना शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का चलता रहा। किसान अपनी बैठकें, मीटिंग सब करते रहे। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया। ट्रैक्टर रैली के आह्वान के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो पूरे देश ने देखा। किसानों का और पुलिस का सीधा टकराव हुआ, पुलिस पर हमले हुए, जगह जगह तोड़फोड़ भी हुई। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना और कहना चाहिए शर्मनाक घटना, देश का मस्तक जिस घटना से झुक गया वो ये हुई कि लाल किले पर कुछ लोगों ने धार्मिक झंडा फहरा दिया, तिरंगा झंडा के बगल में ही। और वहाँ इतना ही नहीं, वहाँ जो दृश्य हुआ, जो घटना हुई, जैसे पुलिस पर हमले हुए, नारेबाजी हुई, धार्मिक नारे लगाए गए, उससे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गहरी चोट पहुँची, देश की अस्मिता को भी आघात हुआ। घटना के बाद किसान संगठनों को भी लगा कि हाँ, हमसे कुछ गलती हुई है या नुकसान हुआ है आंदोलन को, लेकिन किसान आंदोलन इसके 4-5 दिन बाद ही फिर से गति पकड़ने लगा। हालांकि कुछ किसान बाहर लौट गए थे, कुछ संगठन वापस आ गए इस आंदोलन में से, लेकिन इधर गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से किसान बढ़ने लगे हैं और वहाँ एक अच्छी तादाद में किसान मौजूद हैं। अभी किसानों ने 6 फरवरी को फिर से आह्वान किया है कि भारत बंद करेंगे और किसान नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि वो अक्टूबर-नवंबर तक आंदोलन चलाएंगे। आंदोलन की दिशा क्या होगी, आगे भविष्य क्या होगा, इसके लिए हम त्रिपाठी जी से बात करते हैं। त्रिपाठी जी, ये आंदोलन हम जैसे देख रहे हैं लगभग 69 दिन हो गए, 70 दिन होने वाले हैं, कल को 70 दिन हो जाएंगे। तो आंदोलन का भविष्य क्या लग रहा है आपको? आंदोलन किस दिशा में जाएगा? देखिए, किसानों के धरने को जो है वो 70 दिन से ज़्यादा होने जा रहे हैं और अब तक किसान संगठनों और सरकार के बीच 10 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोई नतीजा ना निकल पाना ये बताता है कि ये अब किसानों की लड़ाई ना होके ये सरकार की और किसान संगठनों की भी प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है। हालांकि टिकैत जी ने अभी कल ही कहा है, राकेश टिकैत ने, कि अब ये आंदोलन जो है वो किसानों का आंदोलन नहीं रह गया, ये किसानों की पगड़ी का सवाल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरकार भी इसे अपने सम्मान का प्रश्न मान रही है। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो ना तो ये किसानों की पगड़ी का सवाल है और न सरकार के सम्मान का सवाल है, बल्कि हमारी देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। ये आंदोलन जितना लंबा खिंचेगा निश्चित रूप से हमारी देश की छवि धूमिल होगी पूरी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत सही कहा कि देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो ऐसे में क्या लगता है कि किसान संगठनों से कैसे सरकार वार्ता करेगी, क्या आगे सरकार का कदम होगा? क्या लगता है? सरकार ने तो फिर कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, किसान संगठन भी कह रहे हैं, लेकिन अपनी जगह दोनों अड़े हुए हैं। संगठन कह रहे हैं कि हम बिल वापसी से कम हमें कुछ मंजूर नहीं है, सरकार कह रही है हम संशोधन को तैयार हैं और 16 महीने 18 महीने तक हम उसको स्थगित करने को तैयार हैं। तो ऐसी जिद से कैसे होगा समाधान? प्रतिष्ठा कैसे बचेगी? जाहिर सी बात है, जिद से तो कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। अब जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार कह रही है कि ये कानून जो हैं वो किसानों के हित में है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये हमारे हित में नहीं है। तो सरकार जिनके लिए कानून लाई है, अगर वही कह रहे हैं कि हमारे हित के लिए नहीं है, तो एक बार सरकार को भी इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए गंभीरता से कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन त्रिपाठी जी, ये जो किसान कह रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है, ये किसानों का एक वर्ग है जी। जो किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं उसमें अगर हम उनकी संख्या देखें और उसका स्वरूप देखें तो अधिकांश किसान पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। ये कृषि का समृद्ध क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में जो भी किसान आए हैं वो सब बड़े किसान हैं। छोटे किसान इसमें बहुत कम है संख्या में। और जो किसानों के पीछे की जो ताकत नज़र आ रही है इस आंदोलन के पीछे, वो एक धार्मिक संगठन की भी ताकत है जी। जिस तरह से किसानों के आंदोलन की व्यवस्थाएं की गई, वहाँ लंगर की व्यवस्थाएं हुई और सारे वहाँ सब सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रही। ठीक है, सारी व्यवस्थाएं आंदोलन में होनी भी चाहिए, लेकिन जो एक धार्मिक पुट है, जब आंदोलन जिस दिन था उस दिन भी हम देख रहे थे कि किसान संगठनों के बैनर और झंडे के से ज़्यादा झंडे एक धार्मिक थे।
जो विशेष रूप से हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सिखों के धार्मिक प्रतीक के झंडे थे, और उन लोगों ने इसे एक धर्म युद्ध की तरह से 26 तारीख को लड़ा। तो जो आंदोलन है ये इस दिशा में भी जा रहा है कि आंदोलन शायद किसानों की मांगों पर कम फोकस है, सरकार के विरोध और मोदी विरोध पर ज़्यादा फोकस है। क्या आप से सहमत हैं कि ये मोदी विरोध के लिए आंदोलन है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 3-4 राज्यों के किसान प्रमुख रूप से इस आंदोलन में शामिल हैं। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के थोड़े बहुत हैं। मुझे लगता है कि आम किसान आज भी इस आंदोलन से बहुत सहमत नहीं है। इसका कारण ये है, जो पहला कारण, जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकलनी थी तो उसमें पंजाब में कई जगह जो है बाकायदा फरमान जारी किए गए कि हर घर से एक ट्रैक्टर रैली में आना है ये, और जो लोग ट्रैक्टर नहीं देंगे उनके ऊपर फाइन लगेगा, 1500 रुपये का जुर्माना लगेगा। और इतना ही नहीं, अब जगह जगह जो है खाप पंचायतों के जरिए जो है वो किसानों से आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब किसान अपने मन से इस आंदोलन में नहीं जा रहे हैं जिस तरह जाना चाहिए, उन्हें जबरन भेजा फरमान जारी किया, फरमान जारी करके। तो इससे यही लगता है कि आम किसान आज भी जो है वो इस आंदोलन के साथ नहीं है। और ये देखा हम लोगों ने भी कि जो किसान, पूरे देश का जो किसान है, वो उसकी तरफ से कोई आवाज़, जैसे कोई खेती ऐसा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में भी होती है, बंगाल में भी होती है, बिहार में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान भी है, और बाकी दक्षिण के राज्यों में भी हैं, तो वहाँ कोई ऐसी चर्चा नहीं है। और देखिए त्रिपाठी जी, एक आप इस बात से भी सहमत होंगे कि जो संगठन ये मांग कर रहे हैं कि मंडी का मतलब है APMC एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, ये एक्ट कई राज्यों में लागू ही नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो समर्थन कर रही हैं किसानों की कि मांगे मानी जाएं, और उनके अपने राज्य में APMC एक्ट ही लागू नहीं है, मंडियों का कोई प्रावधान ही नहीं है। बिहार में उसी तरह से बिहार में भी नहीं है, केरल में भी नहीं है। एक मार्क्सवादी पार्टी के सांसद रहे हैं जो इस आंदोलन में जुड़े हैं, पूर्व सांसद हैं, और वो 32 संगठनों के साथ वो भी हैं, वो वार्ताओं में भी जाते हैं, लेकिन वो अपने राज्य जहाँ केरल है वहाँ वो APMC एक्ट लागू नहीं कराएंगे, वहाँ उसकी बात भी नहीं करते हैं। और APMC एक्ट जो ये आया है, ये संशोधन, ये पुराना एक्ट है। 2003 में तो इसमें संशोधन हुआ था। 2003 में संशोधन करके जो प्रावधान इन 2 एक्टों में शामिल किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, वो उसमें पहले से मौजूद था APMC एक्ट में। तो इन लोगों ने तब तो कोई विरोध किया नहीं, और देश में भी कोई विरोध नहीं हुआ। तो ये आपको इस बात से आप सहमत होंगे कि ये एक तरह से बड़े किसानों का ही आंदोलन है, छोटे किसान इसमें? निश्चित रूप से। देखिए, मंडियों में जो अनाज बेचने जाते हैं वो ज़्यादातर बड़े किसान ही होते हैं। जो छोटी जोत वाले किसान हैं, 2 हेक्टेयर तक के किसान, उनके लिए संभव ही नहीं है कि मंडियों में जाके वो अपना अनाज बेचें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और सारे खर्चे अगर जोड़ लें हम, तो जितना उन्हें अपने दरवाजे पे मिल जाता है उतना ही मंडी जाने पे मिलेगा। तो वो इस परेशानी से बचना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये बड़े किसानों का ही आंदोलन है, और इस वजह से जो है वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, अभी टिकैत जी ने ये कहा है कि जब तक जो है ये जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं 26 जनवरी वाली हिंसा में, वो जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। 26 जनवरी के बाद अगले ही दिन उन्होंने कहा था कि उसमें तो किसान शामिल ही नहीं थे। वो जो शामिल थे वो आंदोलनकारी नहीं थे, और वो भाजपा के लोग थे। अब इस तरह की मांग सामने आना टिकैत की तरफ से, तो मुझे लगता है एक तरह से अब इसमें राजनीति इतना ज़्यादा प्रवेश कर गई है इस मुद्दे में कि इससे जब तक राजनीति को बाहर नहीं किया जाएगा ये मुद्दा जल्दी सुलझता नज़र नहीं आ रहा है। अब ये जो एक्ट आए हैं इसमें किसानों का कहना यह है, किसान संगठनों का, वैसे हमारा मानना यह है कि सरकार को भी जो आपत्तियां हैं उस पर किसान संगठन अगर नहीं मांग रहे हैं तो अपनी तरफ से मान रहे हैं तो अपनी तरफ से कुछ सुधार लागू कर देने चाहिए। जो माने तो ठीक है, नहीं तो सरकार भी अपनी तरफ से पहल कर सकती है। और जो स्थगित करने की बात है उसको 18 महीने का इन्होंने सुझाव दिया है, तो 18 महीने का स्थगित करने का अपनी तरफ से प्रस्ताव दें। और जो आंदोलन से जो दिल्ली वासियों को जो दिक्कत हो रही है और देश की जो छवि खराब हो रही है उससे बचा जा सकता है। तो एक सवाल ये आता है कि किसानों की ज़मीन पर उद्योगपति और पूंजीपति कब्जा कर लें, क्या आपको लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कब्जा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देने से किसानों की ज़मीन उद्योगपतियों की हो जाएगी।
ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, और आशंकाएं जो लोग जता रहे हैं फिर उनको जानकारी नहीं है सही। नहीं, ये तो देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये तो हमारे देश में पहले से लागू है। जी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, विशेष रूप से टिकैत के नेतृत्व में, ये लोग सब गन्ना किसान हैं। जी और पश्चिम में, जो कि हमारा संबंध भी पश्चिम से है, ये सभी जो किसान हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले ही अपनाए हुए हैं। गन्ना पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जी क्योंकि गन्ना चीनी मिल खरीदती है। चीनी मिल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गन्ना सहकारी समितियों से होता है। गन्ना समिति का कॉन्ट्रैक्ट किसान से होता है, उसमें मूल्य भी तय होता है, पहले से तय होता है, कितना खरीदना है ये भी तय होता है, उसका रकबा तय होता है कि कितने रकबे में गन्ना पैदा होना है, कितनी पर्ची मिलेंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से है। और व्यवहार में हम देखते हैं कि गांव में आज भी बटाई की प्रथा, खेती एक तरह से वही और है। लगान की खेती, बिल्कुल, बिल्कुल। ठेके की खेती, ये सब क्या है? ये सब अलिखित कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। अभी तक हुंडा पे खेत दे देते हैं, हम दे लोग की देते थे। तरफ है। ये सब अलिखित कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। अब सरकार ने उसको लिखित में प्राविधान कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सरकार से लोग, सरकार से हो सकता है राजनीतिक कारणों से नाराज हों कि देखिए अब आंदोलन के बाद जैसे इन लोगों का पश्चिम की राजनीति को प्रभावित करने के लिए लोकदल भी उसमें आ गया है। लोकदल उसमें शामिल हो गया। अजीत सिंह को उससे एक तरह से कहना चाहिए कि इस आंदोलन ने अजीत सिंह को संजीवनी दे दी है। सरकार का भी कुछ जो है निर्णय इस तरह के रहे कि जैसे उस दिन पुलिस बहुत ज़्यादा गई तो उससे एक आक्रोश बढ़ गया, नहीं तो आंदोलन तो ख़त्म हो रहा था, टिकैत तो खुद ही जाने को तैयार बैठे थे। तो सरकार को भी थोड़ा धैर्य तो बहुत दिखाया सरकार ने, लेकिन और धैर्य दिखा के इस आंदोलन को ख़त्म करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। इसमें आंदोलन का क्या आपको भविष्य नज़र आ रहा है कि निकट भविष्य में ख़त्म होगा या अभी और खिंचेगा? अब टिकैत जी तो अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं कि हम तो अक्टूबर तक यहाँ बैठेंगे। तो एक तरह से उन्होंने सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया है कि आप तब तक मामले को जो है सुलझा लें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अक्टूबर तक मामला नहीं सुलझता है तो फिर हम पूरे देश भर में 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ देशव्यापी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो ऐसे 8 महीने तो बहुत होता है, 8 महीने का आंदोलन होता है। तो ऐसी नौबत ना आए, ये सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार की भी छवि खराब हो रही है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे अब इन्होंने कटीले तार लगाए हैं, जी, इसकी आलोचना हो रही है कि किसानों से आप किसी भी उपाय से रोकिए, उनको कुछ भी करिए, लेकिन एक कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे सरकार पर उंगली उठे। पता नहीं किसने सलाह दी है, किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं इसमें। तो किसान आंदोलन की दिशा और दशा क्या होगी ये तो समय ही तय करेगा, भविष्य तय करेगा। लेकिन लगता है कि सरकार कुछ समाधान निकालेगी और किसानों को भी ये समझ में आएगा कि सरकार से वार्ता करके और समझौता करके ही किसानों का हित होगा। किसी जिद पर या अड़ने से किसी मुद्दे पर कोई समाधान नहीं निकलेगा। नुकसान सरकार का हो या नुकसान किसान संगठनों का हो या किसानों का हो, कुल मिला के जो नुकसान है वो देश का है। देश की छवि खराब हो रही है। देश विदेश में जो बातें जा रही हैं, जो प्रचार हो रहा है, उससे लग रहा है कि भारत में माहौल जो है बहुत आक्रामक है, बहुत ठीक नहीं है, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। इसलिए सरकार को भी इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी इसको समाप्ति की ओर लाने का प्रयास करना चाहिए और किसान संगठन भी उसको समझे। सरकार आपकी है, सरकार आपने चुनी है, पूरे देश ने चुनी है। कुछ सुझाव जो सरकार ने दिए हैं उन पर विचार करें और इन जो ये कानून बने हैं, इन कानूनों को भी गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कानून बने हैं ये एक दिन में नहीं बने हैं। ये पूरी प्रक्रिया सन 2000 से शुरू हुई थी। उसमें कई समितियां बनी, उन समितियों की संस्तुतियां हैं, जो सर्वे आए उनकी संस्तुतियां हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें हैं, अहलुवालिया कमेटी की रिपोर्ट है। कई समितियों ने इन कानूनों को इस तरह से लाने की संतुष्टि की थी, लेकिन सरकार का भी एक कमज़ोर पक्ष रहा। सरकार इन कानूनों का, त्रिपाठी जी, ढंग से प्रचार नहीं कर पाई। सरकार ने उन लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंचाई या नहीं पहुंचा सकी, या उनका तंत्र उतना सफल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अगर ठीक से जानकारी होती तो शायद ये भ्रम पैदा ना होता। तो मेरा तो मानना ये भी है कि जैसे जनता से जुड़े मुद्दों के ऊपर जो कानून बनाए जाते हैं, क्या ही अच्छा होता कि अगर उन पर कानून बनाने से पहले
हम संबंधित पक्ष की राय भी जान लेते, राय भी जान लेते। कुछ महीने उन पे चर्चा होती, तो कम से कम इस तरह के गतिरोध जो पैदा होते हैं कानूनों के साथ, वो भविष्य में नहीं होते। ये अभी भी हो सकता है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि आंदोलन कुछ निकट भविष्य में खत्म होगा? अभी हाल फिलहाल महीने भर तो नहीं मुझे होगा। लगता है नहीं खत्म होने वाला है ये, अभी ये दौर अभी नहीं, चलेगा। आंदोलन चलेगा। वैसे एक चीज़ और है कि हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा कि अगर लोक और तंत्र के बीच में संघर्ष होता है, हाँ, तो उसमें जो है तंत्र को थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, लोक की बात जो है उसको सर्वोपरि रखना चाहिए। तो एक ये चीज़ मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सार्थक आपने और सकारात्मक बात कही त्रिपाठी जी, कि लोक और तंत्र में जब संघर्ष होता है, टकराव होता है, तो लोक को ऊपर होना चाहिए। हालांकि तंत्र पर शक्ति होती है, लोक पर शक्ति जनमानस की होती है, और संख्या बल होता है लोक के पास तो, लेकिन सत्ता बल तंत्र के पास होता है। तो जिस पर ज़्यादा शक्ति होती है उसको ही ज़्यादा नम्र होना चाहिए, और सरकार को इस मामले में थोड़ा और लचीला रुख अपनाना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और उसे लोक को ही जीतना चाहिए। हम ये कामना करते हैं कि लोक ही जीतेगा। लोक सरकार भी है और लोक जनता भी है, किसान भी है, पूरा जनमानस है। आज की ये चर्चा बहुत सार्थक रही किसान आंदोलन पर। आप त्रिपाठी जी हमारे कार्यक्रम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी चर्चा को सार्थक किया। आगे भी हम आपका इसी तरह सहयोग लेते रहेंगे, आपके विचारों से, आपके अनुभव से लाभान्वित होते रहेंगे। विमर्श में आज इतना ही इस चर्चा में किसान आंदोलन पर। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ और विस्तृत चर्चा के साथ, अपने नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।